गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल वॉचिंग माई वीडियो। डियर व्यूअर्स, पिछला जो वीडियो था फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो टीचर थी भोली की, उसको एक बुक देती हैं और उस बुक में बहुत सारे एनिमल्स की पिक्चर्स होती हैं, साथ में कुछ लिखा हुआ भी था, उनके नेम्स लिखे हुए थे एनिमल्स के। कलरफुल बुक होती है और उसको कन्विंस करती हैं और उसको विश्वास दिलाती हैं भोली को कि वो बहुत जल्दी जो है पढ़ना सीख जाएगी और कोई भी उसके ऊपर अब नहीं हंसेगा। वो बहुत जल्दी जो है एक पढ़ने लग जाएगी, इंटेलिजेंट हो जाएगी और पूरे गांव के अंदर, पूरे विलेज के अंदर सब लोग उसका रिस्पेक्ट करेंगे। ये सब बातें हम पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे। अब देखिए यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की थी। अब देखिए हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को। आगे कुछ क्या होता है, किस तरीके से वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट करती है, आगे किस तरह की इंसिडेंट्स टेक प्लेस होती है। सबसे पहले रीड एंड फाइंड आउट में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। तो यहाँ पे प्रपोजल आता है मैरिज का भोली के साथ। किसकी किसकी मैरिज? बिशंबर नाम के एक पर्सन होते हैं जो रिच पर्सन होते हैं। उनका एक उनका प्रपोजल आता है उनकी फैमिली की ओर से बिशंबर के साथ शादी करने के लिए। तो घर वाले क्यों जो है एग्री हो जाते हैं उसके साथ शादी करने के लिए, जबकि बिशंबर एज में काफ़ी ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज, वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, वो राजी हो जाते हैं लेकिन शादी नहीं हो पाती है। क्या रीजन रहे कि शादी नहीं हो पाती है, वो देखते हैं, पढ़ते हैं। 10 ईयर्स पास्ट, इस तरीके से कई साल गुजर गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, पहले वो विलेज था अब स्मॉल टाउन बन गया है। पॉपुलेशन बढ़ गई है यहाँ पे और यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है, तो टाउन की शक्ल उसने ले ली है अब। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल हुआ करता था कभी किसी ज़माने में, वो अब हाई स्कूल में कन्वर्ट हो चुका है, यानी उसमें क्लासेस और बढ़ गई है। दे वर नाउ सिनेमा अंडर ए टिन शेड एंड ए कॉटन गिनिंग मिल। द मिल द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। अब वहाँ पे जो है एक टीन शेड के नीचे अब एक सिनेमा भी चलने लगा है ना, फिल्म भी वहाँ पे दिखाई जाने लगी है। एक गिनिंग मिल भी वहाँ पे है, मिल भी वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई है। और जो मेल ट्रेन है वो रुकने लग गई है स्टेशन पे, पहले नहीं रुका करती थी। ठीक है, और वो ट्रेन वहाँ पे अब रुकने लग गई है स्टेशन के ऊपर, रेलवे स्टेशन पर, पहले नहीं रुका करती थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शेल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। एक रात को जो है दोनों बात कर रहे होते हैं, बिशंबर और उसकी वाइफ, सॉरी रामलाल और उसकी वाइफ, यानी भोली की माँ और भोली के फादर, दोनों बात कर रहे होते हैं। तो देन शेल आई, रामलाल अपनी वाइफ से बोलते हैं, क्या मैं जो है विशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ, है ना, शेल आई एक्सेप्ट। ठीक है, मॉडल्स का यहाँ पे यूज़ हुआ है, शेल का यूज़ हुआ है। किसी का एग्रीमेंट, किसी को एग्री कराने के लिए, किसी की कंसेंट जानने के लिए जो है इस तरह से शेल का यूज़ होता है। शेल आई एक्सेप्ट विशंबर प्रपोजल, क्या मैं विशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ? यस सडनली हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा बिल्कुल निश्चित रूप से। वॉली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। देखिए जो विशंबर है वो वेल टू डू फैमिली से है, अच्छी फैमिली से है, रिच फैमिली से है। और इस तरह का ब्राइड ग्रूम, है ना, रिच ब्राइड ग्रूम मिलना इजी नहीं है। भोली एक लकी गर्ल है जो उसको ऐसा ब्राइड ग्रूम मिल रहा है, तो तुम्हें बिल्कुल भी हेजिटेंट नहीं होना चाहिए और तुम्हें ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यानी तुम्हें जो है हमें भोली की शादी विशंबर के साथ कर देना चाहिए। क्या क्या है विशंबर के पास, देखिए। ए बिग शॉप, a house of his is on, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. तो क्या प्लस पॉइंट बताती है भोली की माँ अपने हस्बैंड को, कहती है देखिए एक तो वेल टू डू फैमिली से है, रिच है, बड़ी दुकान है उसके पास, ठीक है, खुद का घर है, खुद का मकान है, और मैंने तो ये सुना है उसके बैंक में कई हजार जो है पैसे भी हैं, यानी बैंक बैलेंस भी है। और इसके अलावा मोर इसके अलावा इसके साथ साथ वो किसी तरह की डॉरी की भी हमसे डिमांड नहीं कर रहा है, दहेज की डिमांड भी हमसे नहीं कर रहा है। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, ये हम इससे जो है बेनिफिशियल फील करेंगे या हमें बेनिफिट मिलेगा। तो हमें बिल्कुल जो है बिना किसी हेजिटेशन के भोली का रिश्ता किसके साथ कर देना चाहिए? विशंबर के साथ कर देना चाहिए। यानी माँ बिल्कुल पूरी तरह से एग्री है भोली की। दैट इज राइट बट ही इज नॉट यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिम्स। क्या बोलते हैं वो कि ठीक है वो तो सारी बातें बढ़िया हैं लेकिन ही इज़ नॉट सो यंग, वो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, यानी वो यंग नहीं है, युवा नहीं है,
एज भोली, जैसे भोली है यंग है, भोली की एज अभी कम है, उसकी एज भोली के मुकाबले में ज़्यादा है। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, यानी उसकी एज कितनी है विशंबर की, जितनी भोली के फादर की उम्र है उतनी एज विशंबर की है। तो विशंबर से मैरिज करने में माँ तो पूरी तरह से एग्री है, लेकिन जो भोली के जो फादर हैं वो थोड़ा सा हेजिटेंट रहते हैं। वो कहते हैं देखो उसकी एज बहुत ज़्यादा है, लगभग मेरे बराबर उम्र के हैं वो विशंबर, है ना, और वो लंगड़ाते भी हैं, लिम्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है उनको चलने में। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्राउंड अप। इसके अलावा उसकी दूसरी शादी होने वाली है, ये पहले उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, ठीक है, और उसकी जो पहली वाली जो शादी उसकी जो हुई थी और उसकी जो पहली वाली जो वाइफ थी उसके बच्चे भी अब क्या हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। एक ऐसे पर्सन से भोली की शादी कैसे की जाए, थोड़ा हेजिटेंट हो रहे हैं उसके फादर, है ना, और इसीलिए जो है डिस्कस कर रहे हैं अपनी वाइफ से। लेकिन वाइफ तो जो है पूरी तरीके से एग्री है उनकी भोली को दिसंबर से मैरिज करने के लिए। देखिए आगे फिर क्या दोनों में किस तरह का जो है क्या डिसाइड करते हैं वो। सो व्हाट डज इट मैटर, वो बोलती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, उसकी एज ज़्यादा है, वो लंगड़ाता है, उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं पहली वाली वाइफ के, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसके लिए नहीं फ़र्क पड़ता, भोली की माँ के लिए। हिज वाइफ रिप्लाइड 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन। अरे 45 और 50 ही कोई ज़्यादा एज थोड़ी होती है ना। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। इसके अलावा देखिए उसके उसकी तो पॉजिटिविटी बता रही है वो विशंबर की तो, और अपनी बेटी की नेगेटिविटी को सामने रखते हुए अपने हस्बैंड को कन्विंस करती है कि हमें भोली को जो है भोली की मैरिज विशंबर के साथ करने में हमारा फ़ायदा है। क्या कहती है वो, देखिए, हम किस्मत वाले हैं, लकी हैं हम। क्यों है लकी, कि वो दूसरे विलेज का है और उसको हमारे भोली की चेहरे पे जो पोक मार्क्स हैं, उसकी बॉडी पे जो पोक मार्क्स हैं, उनकी निशानों का भी उसको पता नहीं है। उसकी बॉडी डिसफिगर हो चुकी है, इस बात का उसको पता नहीं है ना। और उसमें सेंस भी कम है, लैक ऑफ सेंस, यानी उसमें दिमाग भी कम है, उसमें इंटेलिजेंस भी कम है, सेंस की कमी है, समझदारी नहीं है उसके अंदर। ये बात भी विशंबर को पता नहीं है ना। ये हमारे लिए एक अच्छी लक की बात है कि अगर उसको पता होता, अगर वो हमारे गांव का होता, दूसरे गांव का है इसलिए पता नहीं है। और अगर हमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो समझ लो फिर भोली की लाइफ में कभी भी मैरिज नहीं होगी, वो हमेशा अनमैरिड ही रहेगी, यानी उसकी शादी नहीं हो पाएगी, वो कुंवारी ही रहेगी हमेशा। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। लेकिन उसके हस्बैंड जो हैं, यानी भोली के फादर जो हैं, बोलते हैं लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी आखिर। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, सी इज़ लाइक ए डम काउ। तो माँ क्या कहती है, क्या कहेगी वो बिटलेस लड़की, यानी उसके अंदर बुद्धि तो है ही नहीं, उसमें दिमाग तो है ही नहीं, ब्रेन उसके अंदर है ही नहीं, क्या कहेगी वो भी, वो क्या सोच थोड़ी रखती है, इतनी इतनी समझदारी थोड़ी है उसके अंदर। वो तो बिल्कुल डम काऊ की तरह है, गूंगी बहरी जो है गाय की तरह है, बिल्कुल सीधी है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। तो रामलाल मन में ही थोड़ा बड़बड़ाते हुए बोलते कि हाँ तुम ठीक कह रही हो सकता है तुम्हारी बात सही हो। In the other corner of the courtyard, Bhuli lay awake on her couch, listening to her parents' whispered conversation. उस मकान की उस आंगन की कॉर्नर में ही जो है भोली का जो कोट है, भोली अपने कोट पे लेटी हुई है, अपने चारपाई पे लेटी हुई है, और वो अपने माँ और फादर यानी अपने पेरेंट्स की बातों को, उनकी विस्पर को, जो कानाफूसी हो रही है उन दोनों के बीच में धीरे धीरे जो वो बात कर रहे हैं, विस्पर्ड है ना, विस्पर्ड कन्वर्सेशन, धीरे धीरे बोलना, तो उसको वो बड़े ध्यान से सुन रही है। भोली सोई नहीं है, वो जगी हुई है अभी। उनको लग रहा है कि शायद भोली सो गई है, लेकिन भोली सोई नहीं है। विशंबरनाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर। विशंबरनाथ कैसे पर्सन है, वो वेल टू डू ग्रोसर है ना, जनरल स्टोर हम बोल सकते हैं, जो हमारे जनरल स्टोर्स को रन करते हैं, जनरल स्टोर्स के मालिक होते हैं, तो इस तरीके से वो ग्रोसर है, वेल टू डू रिच। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। जब वेडिंग का दिन आता है तो वो एक बड़ी पार्टी लेके आते हैं, बड़ा ग्रुप आता है उनके साथ में, अपने दोस्त, उसके दोस्तों का, और रिलेटिव्स भी आते हैं क्योंकि वो अमीर आदमी है और ऐसे लोगों के साथ बहुत लोग होते हैं, तो वो आते हैं बड़े धूमधाम से। ए ब्रेस बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड प्रोसेसन। एक जो है बैंड भी उनके साथ में है, ठीक है, बैंड बाजा बोलते हैं ना, एक बैंड भी है, और वो पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म की एक पॉपुलर ट्यून उस पर चल रही है, उस बैंड के ऊपर रन हो रही है, और वो प्रोसेसन को लीड कर रहा है वो बैंड, यानी बैंड आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे लोग चल रहे हैं। प्रोसेसन मतलब जुलूस कहते हैं, भीड़ भाड़, पूरी क्राउड हम कह सकते हैं जो उस फंक्शन में शामिल होने वाली है। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए
डेकोरेटेड हॉर्स, और जो ब्राइड ग्रूम है विशंबरनाथ वो घोड़े पे, डेकोरेटेड घोड़े पे बैठे हुए हैं। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल जब ये देखते हैं पॉम्प एंड स्प्लेंडर, ये शान और शौकत है ना, इस तरह का जो देखते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से स्प्लेंडेड तरीके से, वो पूरी बारात आ रही है, उसको देख के बड़े खुश होते हैं रामलाल, बहुत ओवरजॉयड होते हैं, बहुत आनंद हासिल होता है उनको कि अपने आप में उनको ऐसा लगता है वो रिस्पेक्टफुल फील करते कि मेरी इज्जत बढ़ गई है ना, गाँव के अंदर इतने शानदार तरीके से जो है मेरी जो बेटी है उसका जो हस्बैंड इस तरीके से सज धज के और पूरे जुलूस के साथ में जो है बारात लेकर के आ रहा है, तो बड़ी खुशी होती है उनको रामलाल को। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. वो सोचता मन में कि उसने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी जो चौथी बेटी है, फोर्थ जो डॉटर है, उसकी शादी इतने धूमधाम से होगी, इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी। उसने कभी ऐसे उसने कभी कल्पना नहीं की थी। Voli's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. भोली की सिस्टर्स भी, जो अदर थ्री सिस्टर्स थी, क्योंकि वो भी इस ओकेजन पे आई हुई थी घर पर, इस मौके पे वही मौजूद थी मैरिज के मौके पर, वो भी इनवायस हो रही थी। इनवायस मतलब थोड़ा सा जिलस फील कर रही थी भोली से, है ना, कि देखो इसकी किस्मत तो कितनी अच्छी है, इतना शानदार तरीके से इसकी मैरिज हो रही है ना, और हमारी मैरिज तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हुई है। थोड़ा इनवाई फील करती हैं, जिलस फील करती है भोली से मन ही मन में। कौन? उसकी सिस्टर्स। लेकिन देखो आगे होता क्या है, when the auspicious moment came, the priest said, bring the bride. जब वो auspicious moment कौन सा होता है? वो मोमेंट जब कह सकते हैं वो दोनों की मैरिज होने वाली थी, या दोनों रिश्ते के अंदर जो है बंधने वाले थे, तो उस ओकेजन पे, उस मोमेंट पे कौन कराता है उस काम को? प्रीस्ट कराता है। वो सारे जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी संस्कार होते हैं, धार्मिक संस्कार के अकॉर्डिंग जो मैरिज होती है, वो सारे काम कौन कराता है? प्रीस्ट कराता है, पुजारी कराता है, या ठीक है पादरी कराता है। तो कहा ब्रिंग द ब्राइड, किसको लेके आओ? दुल्हन को लाओ। उसने बोला दुल्हन को बुलाओ। भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर। भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, उसने शानदार जो है ब्राइडल ड्रेस, दुल्हन की ड्रेस पहन रखी है, रेड कलर की, सिल्क की है वो, है ना, उससे ढकी हुई है, क्लैड पूरी उससे ढकी हुई है, वो ड्रेस उसने पहन रखी है। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, आगे आगे लोग उसको, कोई उसकी सहेलियाँ वगैरह उसके आगे चल रही है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उसको लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? सेकर्ड फायर, जहाँ पे सेकर्ड फायर, पवित्र आग जहाँ पे जली हुई है, जहाँ पे अब फेरे वाली रस्म होने वाली है, वहाँ पे उसको ले जाया जाता है भोली को। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड दिसंबर नाथ। गार्लैंड द ब्राइड, है ना, दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड दिसंबर नाथ, उसका जो दोस्तों में से एक दोस्त था, उन्होंने विशंबरनाथ से कहा, उसको प्रॉम्प्ट किया, उसको कहा। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, ना, दूल्हे ने यानी विशंबरनाथ ने जो मैरीगोल्ड्स के फ्लावर्स की जो गार्लैंड थी वो उसने हाथ में उठाई। ए वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, लेकिन कोई एक बेकार की औरत वहाँ पे थी, उसने जो सिल्कन वेल यानी उसका जो घूंघट था, वेल मतलब घूंघट, किसका घूंघट? भोली के ने अपने चेहरे पे जो घूंघट रख रखा था, या उसको एकदम हटा दिया, है ना, सिल्क यानी उसके उसके घूंघट को उसने एकदम हटा दिया ब्राइड्स फेस, है ना, दुल्हन के चेहरे पर से। विशंबर टू के क्विक ग्लैंस, और जब उसने उसके घूंघट को हटाया तो विशंबर ने तुरंत जो है उसके चेहरे को देख लिया। क्विक ग्लैंस, तुरंत उसके चेहरे को देख लिया। किसके चेहरे को? भोली के चेहरे को। द गार्लैंड रिमेंड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, उसकी जो गार्लैंड थी उसके हाथ में ही रुकी रहेगी। पॉइज्ड मतलब स्थिर हो गई, हाथ में रुकी रही, उसके हाथ रुक गए। किसके हाथ रुक गए? विशंबरनाथ के। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर द फेस, भोली ने बेचारी ने उसने वापस अपना चेहरा ढक लिया। हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंबर ने अपने फ्रेंड से कहा जो पास में बैठा हुआ था, देखा तुमने उसको? शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे किसके निशान है? पॉक निशान है ना, पॉक मार्क्स उसके चेहरे पे बने हुए, निशान बने हुए उसके चेहरे पर। किसको बोला? विशंबरनाथ ने अपने फ्रेंड को। माला नहीं पहनाई अभी। सो वॉट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो कहा उसको, भाई फ्रेंड ने भी थोड़ा सही उसको सजेशन दिया, तो कि क्या हुआ अगर उसके चेहरे पे पॉक मार्क्स है, तो तुम भी तो कोई यंग थोड़ी हो, तुम्हारी भी तो बहुत ज़्यादा उम्र है। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर और फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। उसने कहा ठीक है, मैं यंग नहीं हूँ, मैं ओल्ड एज हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन अगर
मैं उससे शादी एक ही कंडीशन में करूंगा, अगर उसके फादर मुझे 5,000 रुपीज देंगे तो मैं इस लड़की से शादी कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इससे शादी नहीं करूंगा। रामलाल वेंट एंड प्लेस टर्बन। रामलाल आगे बढ़ते हैं, अपनी पगड़ी, टर्बन, टर्बन मतलब पगड़ी, है ना, साफा, फेंटा जो कहते हैं, उसको नीचे रख देते हैं बेचारे। इज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। और आप जानते हैं पगड़ी या टोपी, है ना, इसको इंसान का ऑनर माना जाता है, रिस्पेक्ट माना जाता है। ये रिस्पेक्ट की निशानी है, ऑनर की निशानी है, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। तो बेचारे अपना अपनी पगड़ी को उतार के उसके कदमों में रख देते हैं। किसके कदमों में? विशंबर नाथ के कदमों में। एट विशंबर फीट, है ना। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, सो टेक 2,000 रुपीज़। और उसको उससे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि मेरे को अपमानित मत करो। ह्यूमिलिएट मतलब मेरे को अपमानित मत करो, मेरी इतनी भी इज्जती मत करो, मेरी इंसल्ट मत करो। तुम 2,000 रुपये ले लो। कितने रुपए ले लो? 2,000 रुपीज़ ले लो और मेरी बेटी से शादी कर लो, है ना। मेरा मजाक मत बनाओ सारे लोगों के सामने, सारे सब कुछ तैयारियां हो गई है, बिल्कुल शादी होने वाली है, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, मेरी बेइज्जती होगी, मेरी बेइज्जती मत करो, मुझे अपमानित मत करो। और 2,000 रुपये मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा मत करो। किसको बोलते हैं? विशंबर नाथ को बोलते हैं। उससे बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। लेकिन वो थोड़ा सा मीन टाइप की पर्सन है विशंबर नाथ, हम कह सकते हैं, है ना, नीच टाइप का इंसान हम बोल सकते हैं। वो कहते नहीं, 5,000 और वी गो बैक, नहीं 5,000 चाहिए पूरे, अदरवाइज हम चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, तुम अपनी बेटी को अपने पास रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज। तो वो रिक्वेस्ट करते प्लीज थोड़ा समझदारी दिखाइए, कंसिडरेट बनिए, है ना, थोड़ा काइंडनेस दिखाइए हमारी तरफ, या हम पे रहम कीजिए। इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द प्लेस। अगर तुम चले गए बिना शादी किए, यहाँ से बारात वापस लौट गई, तो मैं पूरे गांव के अंदर अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5,000। तो वो अपनी जिद पे अड़े हुए, इंसिस्ट है विशंबर नाथ। क्या कहते हैं? तो ठीक है, 5,000 रुपीज़ दे दीजिए मुझे, मैं मैरिज कर लूंगा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। रामलाल के चेहरे से आंसू गिर रहे हैं बराबर, है ना, स्ट्रीमिंग, है ना, बड़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी के अंदर। रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। रामलाल बेचारे अंदर जाते हैं घर में, नोट्स गिनते हैं, है ना। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट। बाहर आते हैं, आकर के वो 5,000 की जो नोट्स थे उनका बंडल उस पर्सन के कदमों में रख देते हैं, विशंबर नाथ के कदमों में रख देते हैं, ताकि उनकी बेइज्जती नहीं हो, है ना, और उसकी बेटी की शादी उनके साथ हो जाए और उनका रिस्पेक्ट बना रहे। इस पर्पज से 5,000 रुपये भी लाके उसके कदमों में रख देते हैं। आगे क्या होता है देखिए। ऑन बिशंबर्स ग्रिडी फेस appeared a triumphant smile। ग्रिडी फेस है ही, बिल्कुल ग्रिडी फेस है ना, ग्रिडी पर्सन है बिशंबर, तभी तो उसने वो डिमांड की है सारी। On Bessember's greedy face appeared triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. बिसम्बर जो बहुत ही लालची टाइप का इंसान है, उसके चेहरे पे स्माइल नज़र आती है, और स्माइल भी कैसी? ट्रम्फेंट। ट्रम्फेंट मतलब विक्ट्री, विक्टोरियस। ऐसा जैसे कि कोई जीत हासिल हो गई हो किसी को, बहुत बड़ी, किसी ने कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की हो, और उस कामयाबी हासिल होने के बाद चेहरे पे जो खुशी होती है, वो चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है। किसके चेहरे पे? विशंबर के चेहरे पे, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो, बहुत बड़ी जीत उसने हासिल की हो, और उसने एक गेम खेला था, उसने एक तरह से जुआ खेला था, और उस जुआ में वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस। जैसे ही 5,000 रुपये ला के रखे उसके कदमों में, उसने क्या कहा? लाओ माला दो मुझे, उसने बोला, यानी मैं माला पहनाता हूँ। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट। एक बार फिर उसके चेहरे पे से पर्दा हटा दिया गया, लेकिन इस बार उसकी नज़रें झुकी हुई नहीं थी। किसकी नज़रें झुकी नहीं थी? बोली, पिछली बार तो उसकी नज़रें झुक गई थी, शर्मा गई थी वो, हम कह सकते हैं, या वो उसने बिल्कुल नीची नज़रें कर ली थी, लेकिन इस बार उसकी नज़रें नीची नहीं थी, बोलेगी। शी वॉज लुकिंग अप, वो बिल्कुल सामने देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देख रही थी, एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, एंड इन हर आईज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हैट, ओनली कॉल्ड कंटेम्प्ट। वो सीधे अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ देख रही थी, और उसकी आंखों में देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हैट, ना तो गुस्सा था न नफरत थी, ओनली कॉल्ड कंटेम्प्ट, ठीक है ना। और बड़ी समझदारी के साथ में जो है, कंटेम्प्ट का मतलब यहाँ पे आलोचना होता है, क्रिटिसाइज,
क्रिटिसाइज करने के अंदाज में जो है वो उसकी तरफ देख रही थी, तो कुछ कहना चाहती थी अपने मन की बात। December raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. दिसंबर ने जैसे ही गार्लैंड उठाई, है ना, भोली के गले में पहनाने के लिए, वो पहना पाता, माला पहना था उससे पहले ही भोली ने एक तेज झटके के साथ में जो है गार्लैंड को अपने आगे से हटा दिया, और गार्लैंड हवा में उड़ने लगी है, गिर गई। ठीक है, पहना नहीं पाया, टूट गई माला पहले ही बीच में ही। फ्लंग इनटू द एयर, जैसे उड़ना होता है, वो हवा में सॉरी आग में जाके पड़ी माला। कहाँ जाके पड़ी? उसने एकदम झटके से हटा दिया, आग में जाके माला गिर गई। और शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने अपने चेहरे से पर्दे को हटा दिया बिल्कुल। पिताजी, सैड भोली ने क्लियर लाउड वॉइस, और अपने पिताजी से बोलती है। एंड her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. उसकी जो माँ है, उसके जो सिस्टर्स है, उसके जो ब्रदर्स हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सब लोग स्टार्टल्ड, सरप्राइज हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। क्यों चकित हो जाते हैं? क्योंकि भोली ने एकदम बिल्कुल बिना किसी स्टैमरिंग के, बिना हकलाए, बिना तुतलाए, बहुत शानदार तरीके से जो है, स्लाइटिस मतलब थोड़ा सा भी तुतलाए बिना सीधे पिताजी, इस तरह से वो एड्रेस करती है। सब लोग चकित हो जाते हैं कि ये तो बोलना ही नहीं जानती थी, आज ही ऐसे कैसे बोल रही है। पिताजी, टेक बैक योर मनी, क्या कहती? पिताजी तुम अपने पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं ऐसे इंसान से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आगे और क्या मुसीबत आती दिखी है सामने दिसंबर के यहाँ पर, और सॉरी रामलाल के। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल बिल्कुल एकदम कवक्कर रह जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है रामलाल, समझ में नहीं आता क्या करे, है ना। द गैस बिगेन टू विस्पर, और जो रिश्तेदार थे वो विस्पर करने लगते हैं, आपस में धीरे धीरे बात करने लगते हैं एक दूसरे से। क्या कहने लगते हैं? सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, कितनी बेकार लड़की है, बेशरम, शेमलेस बिल्कुल बेशरम है ना। और कितना बेशरमाई वाला काम इसने किया है। ठीक है, इतने सारे मेहमानों के सामने, इतने सारे गेस्ट के सामने इसने अपने पिताजी की इज्जत का ख्याल नहीं रखा, है ना, और इस तरीके से उसको बेइज्जत कर दिया बिल्कुल, इस तरह की एक्टिविटी करके, है ना, इस तरह से सामना करके, इस तरह से मना करके शादी के लिए। तो इस तरह की चीज़ें ट्रेडिशनली जो है बुरी मानी जाती हैं, और इस तरह की ट्रेडिशंस बनी हुई है, आज भी ट्रेडिशंस जो है अभी भी प्रिविलेंट है कि वुमन को, औरतों को बोलने का कम हक दिया जाता है, उनको कम राइट्स दिए जाते हैं, जबकि मैन जो होते हैं उनको राइट्स ज़्यादा दिए जाते हैं। इस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर आज ही बनी हुई हैं। अगर विशंबर ने जब मना किया तो किसी ने कोई कुछ बुरा नहीं कहा, लेकिन जब भोली ने मना किया तो सब लोगों को बुरा लगने लगा, और सब उसके लिए बैड कमेंट्स पास करने लगे कि जो है कितनी बेशर्म है ना, कितना बेशर्माई वाला काम इसने किया है। जबकि होना क्या चाहिए, सबको इक्वल समझना चाहिए, चाहे मैन हो या वुमन। भोली, आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाते हैं भोली के वक्त, क्या तुम पागल हो गई हो? यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली की बेइज्जती कराना चाहती हो, है ना, फैमिली को बदनाम कराना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, तुम्हें क्या हमारी इज्जत का ख्याल है थोड़ी बहुत? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, उन्होंने कहा तुम्हारी इज्जत के वास्ते ही आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, तुम्हारी इज्जत की खातिर ही मैंने जो मैं राजी हुई थी, और मैं इस लंगड़े आदमी से शादी कर रही थी। लैम लंगड़ा, और इस बुढ़े आदमी से शादी करने के लिए मैं तैयार हुई थी, किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी इज्जत रखने के लिए। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल coward as my husband, I would not। बोलती है लेकिन मैं एक ऐसे मीन, नीच आदमी से, ग्रीडी पर्सन से, कंटेम्प्टिबल, इसने घृणास्पद पर्सन से मैं शादी नहीं करने वाली, ऐसे कायर इंसान से मैं शादी नहीं करूंगी, या मैं ऐसे इंसान को मैं अपना हस्बैंड नहीं बना सकती। और आई वुड नॉट 3 बार रिपीट करते हुए, नहीं बनाऊंगी, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। What a shameless girl, कितनी बेशरम लड़की हो तुम। We all thought she was a harmless dumb cow, हमने तो ये सोचा था कि बिल्कुल डम है, गूंगी बहरी है, कुछ नहीं बोलना जानती, हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं करने वाली है, कुछ नहीं कहने वाली है। भोली turned violently on the old woman, किसी औरत ने बोला था ये। What a shameless girl, we all thought she was a harmless dumb cow, कितनी बेशरम लड़की है, हमने तो सोचा था ये तो बिल्कुल बोलना ही नहीं जानती है ना। कोई ओल्ड वुमन कह रही थी ये बात, है ना। तो भोली ने उसकी तरफ वायलेंटली उस पर अटैक किया, उस वुमन पे। अटैक कैसे? बातों का अटैक, है ना, उस पर उल्टा उसको बोला, जवाब दिया उसको, औरत को क्या कहा? यस आंटी,
यू आर राइट, बिल्कुल तुम सही कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ, तुम बिल्कुल सही सोचते थे कि मैं डम ड्राइवन काउ हूँ, मैं गूंगी बहरी हूँ। दैट इज वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस heartless creature, but now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? तो उल्टा जवाब देती है, वायलेंटली तरीके से उसको जवाब देती है उस औरत को। क्या कहती है कि तुम मुझे कैसे हार्टलेस, जिसके हार्ट ही नहीं है, जिसके फीलिंग्स ही नहीं है, ऐसे क्रिएचर को, ऐसे इंसान को मुझे उसके हवाले करना चाहते थे। और लेकिन ये जो डम काऊ है, ये जो गूंगी बहरी लड़की है, जो स्टैमरिंग फूल है, इस हकलाने वाली जो लड़की है, वो आज बोल रही है, बोलेगी। और क्या और भी ज़्यादा सुनना चाहती हो? क्या और भी कुछ सुनना चाहती हो? किसको जवाब दिया जाता है? बूढ़ी औरत को। बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, उसकी हो गया काम उसका, बिशंबरनाथ का, है ना। वो जो है अपनी पार्टी के साथ जाने लगता है। द कंफ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग। जो बैंड्समैन है उनको क्या पता, वो दूर है थोड़ा, उनको नहीं पता क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है जैसे कि मैरिज सेरेमनी जो एंड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है ना, पूरी रस्म हो चुकी है, जो शादी की जो रस्म है पूरी हो चुकी है। और वो क्लोजिंग सॉन्ग गाने लग जाते हैं, है ना। क्लोजिंग सॉन्ग मतलब जो विदाई पे जो सॉन्ग गाया जाता है वो गाने लग जाते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जो है बिल्कुल जैसे जड़ लग गई हो जमीन के अंदर, कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, सेंसलेस हो चुके हैं, बिल्कुल जमीन पे खड़े हुए हैं। एंड हिज हेड बॉड ब्लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम, और उसका सर झुका हुआ है रामलाल का। क्यों झुका हुआ है? विद द वेट ऑफ ग्रीफ, दुखों का बोझ उस पर आ पड़ा है ना, दुख, ग्रीफ, टेंशन हो चुका है उसको बहुत ज़्यादा। और शर्म भी उसको आ रही है, किस तरीके से बारात बिना शादी किए जब वहाँ से लौट रही है ना, इस तरीके से। तो उसको बहुत बेइज्जती फील होती है, इंसल्ट फील होती है। किसको? रामलाल को। तो उसकी नज़र बिल्कुल नीचे हो जाती है, खड़ा रहता है रामलाल। आगे और द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। अब जो फ्लेम्स जो थी सेक्रेड फायर के अंदर, उस पवित्र आग के अंदर जो आग जो जली हुई थी, उसकी लपटें अब शांत हो गई हैं, बुझ गई हैं, डाइड डाउन। एवरी वन वॉज गॉन, जितने भी लोग थे वहाँ से सब चले गए हैं। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली से मुखातिब होते हैं और उससे बोलते हैं, उसकी तरफ मुड़ करके क्या कहते हैं? वॉट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? तुमसे कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, और हम तुम्हारा क्या करेंगे बताओ, है ना, क्या हम तुम्हारा अब करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, सुलेखा बोलती है अब, कैसी आवाज़, कैसी वॉइस में, काम एंड स्टडी, बहुत शांत तरीके से और बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज में, मजबूती के साथ वो अपनी बात रखती है सुलेखा। सुलेखा मतलब भोली, क्या कहती है? डोंट यू वरी, डोंट यू वरी पिताजी, तुम चिंता मत करो। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम, है ना। तो बोलती कि पिताजी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ओल्ड एज के अंदर मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मॉम की मदद करूँगी, और मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी उस स्कूल के अंदर जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम? तो साथ में उस प्रोसेसन में, या सॉरी साथ में उस ओकेजन पे मैम भी उसकी अवेलेबल है वहाँ पे, जिस मैम ने उनको बहुत कुछ सिखाया था। तो अपनी मैम से पूछते, इजंट दैट राइट मैम, क्या मैडम मैं सही नहीं कह रही हूँ? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, वो टीचर भी वहीं पे कॉर्नर में खड़ी हुई थी, वॉचिंग द ड्रामा, और इस सारे ड्रामे को खड़ी खड़ी देख रही थी टीचर। यस भोली ऑफ कोर्स, वो कहती हाँ भोली बिल्कुल तुम सही कह रही हो। सी रिप्लाइड and in her smiling eyes was the light of deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. तो वो टीचर वहाँ पे खड़ी हुई है कॉर्नर के अंदर, वो भोली से कहती है बिल्कुल ऑफ कोर्स भोली तुम ऐसा कर सकती हो। और उनकी आंखों में स्माइल, या उनके चेहरे पे स्माइल थी, उनकी आंखों में एक चमक थी। किन की आंखों में चमक थी? मैडम की आंखों में चमक थी। किसकी चमक? डीप सेटिस्फैक्शन, है ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो रही हो, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी वो। सेटिस्फाई किस तरह का सेटिस्फैक्शन? जैसा सेटिस्फैक्शन एक आर्टिस्ट को, है ना, कोई भी अपना मास्टरपीस, कोई भी अपनी जो कलाकृति होती है, कोई भी अपनी जो कोई भी जो चीज़ होती है उसको कंप्लीट करने में उसको जो सेटिस्फैक्शन हासिल होता है ना, वो सेटिस्फैक्शन किसको मिल रहा था? मैडम को मिल रहा था कि मैंने अपने किसी स्टूडेंट को पढ़ाया और मैंने उसको एक सही अंजाम पे उसको पहुंचाया, उसके अंदर उसको मैंने काबिल बनाया, या मैंने उसको मैंने उसको अच्छी समझदार जो है लड़की मैंने उसको बनाया के रूप में मैंने उसको डेवलप किया। तो इस तरह की सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है। किसको मिलता है?
मैडम को मिलता है। इस तरीके से ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। इसी के साथ आपको क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। के ए अब्बास इस चैप्टर के राइटर हैं, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरे चैप्टर्स को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए और ग्रामर के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमारी वीडियो देखते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।